परसों किया था कि रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या है। अगर कोई कंपनी अपने स्टाफ को निकालती है और उसको एज अ पनिशमेंट नहीं निकालती है, अदरवाइज देन अ पनिशमेंट के हिसाब से नहीं, अगर उसे ऐसे ही निकाल रही है तो ऐसे केसेस में उसे रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। और उस रिट्रेंचमेंट के लिए उस कंपनी को, उस एम्प्लॉई को पेमेंट देना पड़ता है, बिकॉज ऐसे ही किसी को कभी भी कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता जॉब से। तो इसीलिए उसकी गलती नहीं है और आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो आपके खुद के प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसीलिए रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन देना होता है। तो ये लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिट्रेंचमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ intended to regulate the termination of workers by employers for reasons other than disciplinary action। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले रहे हैं, किसी को करेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये, या किसी को एज अ पनिशमेंट के लिए नहीं निकाल रहे हैं, वो दूसरे रीजंस के लिए निकाल रहे हैं, कंपनी के खुद के रीजंस के लिए निकाल रहे हैं। द लॉ रिलेटिंग टू रिट्रेंचमेंट आई एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अ एम्प्लॉयर्स राइट टू रीऑर्गेनाइज और रिड्यूस वर्कफोर्स। तो अगर किसी एम्प्लॉयर का राइट है, अगर किसी एम्प्लॉयर को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोग रख लिए हैं, इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई एक डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, एक डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा लोग हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में कम है, तो इस डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे स्टेट में डालने की ज़रूरत है, या फिर ऑल टुगेदर नए लोगों की ज़रूरत है। कहीं पे बहुत सीनियर लोग हैं, उनको लगता है कि टेक्नो से भी लोगों की ज़रूरत है क्योंकि एआई का ज़माना है। तो एम्प्लॉयर को भी राइट है कि अगर वो किसी को निकालने चाहते हैं बिना उसकी गलती के, तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलेंगे, लेकिन उसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन देना होगा। तो ये लॉ इसलिए है कि ये दोनों तरफ के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात करें, सिर्फ वर्कमैन की बात करें कि उनको निकाल दिया तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो लॉ रिट्रेंचमेंट का जो डेफिनेशन है, वो जो एम्प्लॉयर है उसको भी ये बेनिफिट मिलता है कि कभी उसको लगता है कि मुझे वर्कफोर्स रिड्यूस करना है, या इतना बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए, या इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, या उसको रीऑर्गेनाइज करना है पूरी टीम को, तो वो भी एक ऑप्शन जो है वो एम्प्लॉयर के पास भी है, एम्प्लॉयर के पास राइट है। तो रिट्रेंचमेंट क्लॉज जो है वो दोनों तरफ इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए उसको भी राइट्स देता है, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को भी। टू रिड्यूस वर्क फोर्स अगर उनको करना है इन इंडिया, रिट्रेंचमेंट वॉज अर्लियर गवर्नड बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो पहले रिट्रेंचमेंट जो था वो 1947 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर आता था। हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब पढ़ा था तो उसमें रिट्रेंचमेंट था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो आया 2020 में, उसमें रिट्रेंचमेंट पूरी तरह से कवर हुआ, सब्सटेंशियली कवर्ड बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी रिट्रेंचमेंट है, लेकिन अभी जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में अपडेटेड है, उसमें रिट्रेंचमेंट के क्लॉसेस दिए हैं, जो कि ना सिर्फ किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये हर एक एम्प्लॉई से रिलेटेड है जिनको भी रिट्रेंचमेंट फेस करना पड़ता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिट्रेंचमेंट, डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होते हैं, रिट्रेंचमेंट का डेफिनेशन 2ZH में है। ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 डिफाइंस रिट्रेंचमेंट एज द टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ अ सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन व्हाट्सोएवर, कोई भी रीजन हो, बट पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में किसी बच्चे को 2-3 दिन के लिए डिसमिस कर लेते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं वो, ताकि उसको जो है वो एक सबक मिले, वो डिसिप्लिन में आए, उसको एक सीख मिले। तो यहाँ पे जो रिट्रेंचमेंट है वो टर्मिनेशन कर रहा है, वो एज अ पनिशमेंट नहीं कर रहा है। आई ऑलरेडी सेड definition is very wide in scope and covers almost all forms of termination initiated by employer except those specifically excluded by statute। तो सारे जो भी अगर कहीं पर भी ले ऑफ हो रहा है, कहीं पर भी किसी को निकाल रहे हैं उसके पनिशमेंट के अलावा, वो सारी चीज़ें, ये डेफिनेशन बहुत वाइड है और इसका स्कोप भी सब जगह कवर होता है। तो कहीं पर भी अगर टर्मिनेशन है
अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट तो वो रिट्रेंचमेंट के अंदर आ सकता है। अभी एक्सेप्शंस क्या है रिट्रेंचमेंट के लिए? द फॉलोइंग टर्मिनेशंस आर नॉट कंसिडर्ड रिट्रेंचमेंट अंडर द रूल्स। वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ, अजय जी आप म्यूट करिए ना प्लीज, थैंक यू। वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ वर्कर, तो अगर कोई वर्कर खुद ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको कोई रिट्रेंचमेंट के कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो उसको फंड मिलेगा वो अलग चीज़ है, बट एज अ रिट्रेंचमेंट वो ये नहीं बोल सकता कि कंपनी मुझे निकाल रही है, क्योंकि वो खुद ही निकल रहा है। रिटायरमेंट ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, अगर उसकी एज हो गई है रिटायर होने की तो फिर उसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोला जाएगा। टर्मिनेशन ड्यू टू नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी को रखा गया है और उसको निकाल रहे हैं तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता तो उसको वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलती, बट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया तो उसको निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो उसमें वो एम्प्लॉय ये नहीं बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, आपने मुझे निकाला कैसे। तो वो टर्मिनेशन के लिए कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय था। टर्मिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, किसी की बहुत ही तबीयत खराब है, हमेशा कंटिन्यूड इल हेल्थ है, तो उसको अगर टर्मिनेट करना पड़ रहा है कंपनी को कि ही इज़ नॉट फिट फॉर वर्किंग, वो काम ही नहीं आ पा रहा है हमको, तो ऐसे केसेस में भी रिट्रेंचमेंट क्लॉज जो है वो नहीं आएगा। टर्मिनेशन एज पनिशमेंट बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, वो तो डेफिनेशन में ही दिया है कि पनिशमेंट दी है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। तो ये 5 चीज़ें जो है वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएंगी। नाउ दस ओनली दोज टर्मिनेशन which do not fall under these exceptions amount to retrenchment। तो क्या क्या चीज़ें रिट्रेंचमेंट में होगी? जो इन पांचों को छोड़ के होंगी। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? The main objective of retrenchment laws are to prevent arbitrary and unjust termination of workers। तो जो अपने मनमानी से वर्कर्स को निकाल देते थे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस आए। टू प्रोवाइड फिनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कर्स हु लूज एम्प्लॉयमेंट, जिनकी एम्प्लॉयमेंट अचानक से चली जाती है तो उनको कम से कम कुछ तो कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो उनको फिनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए रिट्रेंचमेंट का प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट है और उसका ऑब्जेक्ट ये है। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, ये पॉइंट तो हर आंसर में लगभग आएगी और लिख के ही आनी है। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, तो इंडस्ट्रियल पीस रहेगा ऑब्वियसली, उसको अपना एक कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा तो वो भी खुश हो जाएगा, कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा। टू एंश्योर दैट रिट्रेंचमेंट इज़ कैरिड आउट ओनली आफ्टर फॉलोइंग फेयर प्रोसीजर, तो फेयर प्रोसीजर के बाद ही, प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही रिट्रेंचमेंट हो। ऐसे नहीं कि अभी हो जाए, 1 मंथ का नोटिस नहीं दिया मतलब उसको कुछ बताया नहीं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। टू इम्पोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर्स, तो इसका मेन एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर वो अचानक से वर्कफोर्स को रिड्यूस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो ऐसे ही सडनली किसी को भी निकाल देंगे तो उनको भी कॉम्पेंसेशन देना होगा। नाउ कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट के पहले क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है? सेक्शन 70 of Industrial Relations Code 2020 lays down the conditions which must be fulfilled before a workers can be retrenched। कोई भी वर्कर को रिट्रेंच करना है तो उसके पहले ये कंडीशन, 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। एक, 1 मंथ का नोटिस दो उसको, राइटिंग में दो, और रीज़न बताओ रिट्रेंचमेंट का, और बताओ कि आप कितना वेजेस दोगे उसको इन ल्यू ऑफ सच नोटिस। मतलब क्या, या तो फिर 1 महीने का नोटिस दो या तो फिर 1 महीने का उसको वेजेस भर के दे दो, तो वो आज के आज चला जाएगा, उसको कोई शौक नहीं आने का। तो पहली कंडीशन ये है कि उसको 1 मंथ का नोटिस दो, मतलब 1 मंथ की सैलरी तो आपको देनी है। 1 मंथ का नोटिस दोगे तो फॉर एग्जांपल हमने किसी को रिट्रेंच करना चाहा तो कल से हम उसको बोलेंगे कि 1 मंथ का नोटिस है और 1 मार्च से आप मत आना। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि वो कल से ही नहीं आए तो भी मुझे उसको 1 मंथ का इन ल्यू ऑफ सच नोटिस, उस नोटिस के बदले, इन ल्यू ऑफ सच मतलब उसके बदले में मुझे उसको 1 महीने का सैलरी देना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलूँगी ठीक है तुम कल से मत आओ, तो मैं तुमको 1 महीने का या 15 दिन का, जो भी नेगोशिएशन हो रहा है, कि मैं 15 दिन का आपको सैलरी दे दूँगी, कल से ही मत आओ।
तो हो सकता है वो 15 दिन का सैलरी लेके कल से ही ना आए, या अगर उसको नोटिस चाहिए तो वो 1 मंथ का नोटिस, मतलब 1 मंथ वो जॉब पे आएगा, 1 मंथ का सैलरी लेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो ये होता है नोटिस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1 मंथ का नोटिस। सेकंड है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन कितना देना है, तो ये हमने ऑलरेडी किया है, जैसे ग्रेच्युटी में होता है वैसे ही 15 डेज एवरेज पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 30,000 है महीने की, तो 15 दिन की सैलरी होगी 15,000, तो 15,000 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। तो 15,000 इंटू कितने दिन, कितने साल उसने कंटिन्यूसली सर्विस की है, तो फॉर एग्जांपल 5 साल सर्विस कंटिन्यू की है, तो 15,000 इंटू 5। 10 साल उसने कंटिन्यू सर्विस की है, तो 15,000 इंटू 10, तो उतना उसको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलेगा। और अगर उसने 10 साल और 6 महीना जॉब किया है, तो 10 साल और 6 महीना है, तो 6 महीने से ऊपर अगर किया है तो वो 11 हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा। और 10 साल और 3 महीना किया है तो वो 10 साल ही काउंट होगा। तो जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस किए हैं, ऐसे नहीं कि 1 साल काम किया फिर 2 साल छोड़ दिया फिर वापस 1 साल काम किया, तो फिर जो बीच में छोड़ा पीरियड उसके पहले का काउंट नहीं होगा। जो भी कंटिन्यू उसने सर्विस किया है, कंप्लीट किए हैं ईयर्स, वो ही काउंट होगा रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए। नोटिस टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब सिर्फ उसको स्टाफ को नोटिस देने से बात नहीं बनेगी, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी अथॉरिटी है, उनको भी नोटिस देना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉयज़ को हम रिट्रेंचमेंट के लिए प्रोविजन में डाल रहे हैं। फेलियर टू कंप्लाई विथ एनी ऑफ दीज 3 कंडीशंस रेंडर्स द रिट्रेंचमेंट इलीगल एंड वॉइड। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की तो वो रिट्रेंचमेंट इलीगल और वॉइड हो जाएगी। वॉइड हो जाएगी मतलब इनवैलिड हो जाएगी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट को। अब ये है कि रिट्रेंचमेंट अगर किसी कंपनी को करनी है, किसी को अगर अपने स्टाफ को निकालना है, तो क्या पॉलिसी यूज़ होगी? सबसे पुराने वाले को पहले निकालेंगे या सबसे जो लास्ट ज्वाइन हुआ है तो उसको निकालेंगे? तो रूल ये कहता है कि जो लास्ट आया है उसको निकालो, क्योंकि पुराने लोग तो कंपनी के एसेट हैं। तो कभी भी किसी भी कंपनी में रिट्रेंचमेंट अगर होगी तो जो सबसे नए ज्वाइन हुए हैं उनकी पहले रिट्रेंचमेंट होगी, उनको पहले जॉब से टर्मिनेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि पुराने लोगों को आप तुरंत नहीं निकाल सकते हो। जो सबसे नए हैं, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है उसको 20 साल हुए हैं और दूसरा है उसको 10 साल हुए हैं, तो 10 साल भी कोई नई बात नहीं है, बट अगर कंपेयर करना है तो सबसे नया वही है जिसको 10 साल हुए हैं। तो रिट्रेंचमेंट के टर्मिनेशन में जो 10 साल पहले ज्वाइन हुआ था वो उसको टर्मिनेट होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई और बंदा आ गया 3 महीने पहले तो उसको पहले निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इसमें क्या फॉलो होता है? लास्ट कम फर्स्ट को, जो लास्ट आया है वो पहले जाओ बाहर, अगर रिट्रेंचमेंट है तो। सेक्शन 71 बताता है, 70 बताता है कि क्या कंडीशंस हैं रिट्रेंचमेंट के लिए, और 71 ये बताता है कि लास्ट कम फर्स्ट गो का जो कंसेप्ट है वो फॉलो होता है। तो principle of last come first go, according to this rule, when an employer proposes to retrench workers, the worker who has last employed in the category should ordinarily be retrenched first. Ordinarily जो last है उसको ही निकालेंगे. However, the employer may deviate from this principle by recording valid reason. लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर के पास वैलिड रीज़न है कि जो नया बंदा आया है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, उसमें ज़्यादा स्किल है, वो ज़्यादा टेक्नो सेवी है, तो मैं उसको नहीं निकाल के किसी और बंदे को निकालना चाहूँगा। तो अगर उसके पास वैलिड रीज़न है तो वो किसी और को नॉमिनेट करके उसको निकाल सकता है। बट अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो हमेशा रूल प्रिंसिपल सेक्शन 71 यही बोलता है कि लास्ट कम फर्स्ट गो का ही रूल फॉलो होगा। अब 72 क्या कहता है कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कर्स। सेक्शन 72 बोलता है कि अगर आपको कंपनी ने लोगों को निकाल लिया, 2 साल बाद कंपनी एक्सप्लोर हुई, ग्रो हो रही है, तो कंपनी को लगता है कि अभी और स्टाफ की ज़रूरत है, तो कंपनी को अगर ऐसा लगता है और स्टाफ की ज़रूरत है तो सबसे पहले कंपनी उनको ही अपॉर्चुनिटी देगी जिनको रिट्रेंच किया है ऑलरेडी। पहले उनको कॉल करेगी, पहले उनको मेल करेगी कि आप लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन लोगों को पहले कंपनी ने रिट्रेंच किया था। तो वो अगर इंडियन सिटीजन्स है और इंडिया में ही रह रहे हैं तो सबसे पहले री एम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट है, री एम्प्लॉयमेंट का जो ऑफ़र है, पहले उनको मिलेगा। Special provisions for large industrial establishments.
for industrial establishments employing 300 or more workers. Prior permission of appropriate government is required before retrenchment. अगर कोई कंपनी बड़ी है जिसमें 300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो उनको हर रिट्रेंचमेंट के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो किसी को भी अचानक से नहीं निकाल सकते। छोटी कंपनी है, 300 से कम वर्कर्स हैं उसमें, तो फिर वो कंपनी को बाद में नोटिस देना है, सिर्फ यहाँ पे था ना कि नोटिस देना है गवर्नमेंट को कि हम इन लोगों को रिट्रेंच कर रहे हैं। लेकिन 300 या 300 से ज़्यादा है, 299 भी है तो भी उनको कोई परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन 300 या 301 वर्कर्स भी है तो उनको पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी उनसे परमिशन लेनी है, और अगर गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो उनको रिट्रेंचमेंट अलाउड नहीं है, वो किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो द गवर्नमेंट ने ग्रांट और रिफ्यूज़ परमिशन आफ्टर एग्जामिन। गवर्नमेंट क्या एग्जामिन करेगी अगर रिट्रेंचमेंट की परमिशन देगी तो जेन्यूननेस ऑफ रीज़न होगा, वो रीज़न जेन्यून है कि नहीं जो कंपनी दे रही है। कंपनी बता रही है कि फंड्स नहीं है, कंपनी बता रही है कि रीऑर्गेनाइज करना है, कंपनी बता रही है कि ये लोग ज़रूरी नहीं हैं, हम लोग बाद में इस सेक्टर को एक्सपांड करेंगे। तो जो भी जेन्यूननेस रीजंस जो कंपनी दे रही है वो जेन्यून है कि नहीं, वो एग्जामिन करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स को भी देखेगी कि वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेशन के बाद भी वर्कर्स को कितना रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। और पब्लिक इंटरेस्ट भी देखेगी, ऐसे नहीं कि एक साथ बहुत लोगों को निकाल ले। तो पब्लिक इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पब्लिक शुड नॉट फील के अचानक से किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया उस कंपनी की वजह से। ओवरऑल इंडस्ट्रियल सिचुएशन, उस इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है। कोई इंडस्ट्री है जो बहुत डाउनफॉल हो रही है, फॉर एग्जांपल जब टाइपराइटर बंद हो रहा था, जब लैपटॉप और कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बंद हो रहा था, तो ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री की सिचुएशन ऐसी थी कि उनको रिट्रेंचमेंट करना ही पड़ेगा या कंपनी ही बंद होने की नौबत आएगी। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सिचुएशन को देख के ही गवर्नमेंट जो होगा वो परमिशन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होंगे वो परमिशन देंगे कि आप रिट्रेंचमेंट के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो या नहीं। रिट्रेंचमेंट की परमिशन किनको ज़रूरी है, जहाँ पे 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन अगर 300 से कम है तो उनको ये 3 कंडीशन फॉलो करनी है। एक तो नोटिस देना है उस बंदे को जिसको रिट्रेंच करना है, नोटिस देना है गवर्नमेंट को कि ऐसा हम कर रहे हैं, और 15 डे उसको जो भी कॉम्पेंसेशन वो देना है। कॉम्पेंसेशन क्या होगा, 15 डेज का एवरेज पे इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। नाउ जुडिशल इंटरप्रिटेशन भी है, ये केस है वो देख लेना आप, कुछ ये नहीं है। ये हम लोग को है ना पेपर में जब भी अगर कोई लॉन्ग आंसर आ रहा है तो उसके हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हेडिंग करके लिखेंगे ना, फिर अंदर भले ही हम लोग शॉर्ट में लिखें या लॉन्ग में लिखें या टाइम मिले तो तब लिखें, बट उसके हेडिंग्स जो है कि ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, फिर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फिर बाद में प्रिंसिपल, ये लास्ट कम एंड फर्स्ट गो, फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, फिर बाद में जुडिशल इंटरप्रिटेशन। अगर केस लॉस याद आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद आते हैं तो कम टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल रिट्रेंचमेंट, और लास्ट में कंक्लूजन। कोई भी आंसर स्टार्ट होगा डेफिनेशन और मीनिंग से, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये वो सब लिख के लास्ट में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। तो जितना हम पेपर को मतलब प्रॉपरली डिवाइड करेंगे चीज़ों को, तो उनको भी मार्क्स देने के लिए इजी होगा कि इस सेक्शन के लिए 2 मार्क, इसके लिए 2 मार्क, इसके लिए 3 मार्क। तो ऐसे ही एक साथ पूरा लिख लेंगे तो वो पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी मार्क्स देने के लिए नहीं होगा। तो हम लोग को हेडिंग, सब हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन के पहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल रिट्रेंचमेंट, इफ रिट्रेंचमेंट इज कैरिड आउट विदाउट कंप्लाइंग विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया तो रिट्रेंचमेंट क्या होगा, इनवैलिड होगा और वॉइड होगा। और वर्कर में बी इंटाइटल टू रीइंस्टेटमेंट, मतलब अगर रिट्रेंचमेंट इलीगल तरीके से हुई है तो उस वर्कर का पूरा हक है कि वो कंपनी में वापस ज्वाइन करे, और कंपनी को भी उसको वापस एम्प्लॉयमेंट देनी होगी अगर वो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाके कंपनी के खिलाफ बोलेगा कि कंपनी ने मुझे इलीगली रिट्रेंचमेंट दिया है, मतलब प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है या नोटिस नहीं दिया है, जो भी कुछ है। यस मुकुंद जी, आप कुछ बोल रहे हो? मैडम एक सिनेरियो था तो डिस्कस कर सकते थोड़ा 2 मिनट? हाँ हाँ बोलिए ना। यूजुअली ना, मतलब
यही टॉपिक के रिलेटेड है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूजुअली एमएनसीज में व्हाट आई सीन इज कि कंपनीज अपना शेयर को मेंटेन रखने के लिए वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा बताती है कि हाँ भाई मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, 5% मेरा ओवरऑल टर्नओवर हो गया एंड ऑल, ओके। बट फिर जैसे साइकिल खत्म होता है, राइट, दे कम अप विद द ले ऑफ न्यूज। तो 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 क्या ये रिट्रेंचमेंट है, ले ऑफ है, और क्या ले ऑफ है। एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। तो ले ऑफ अलग चीज़ है और रिट्रेंचमेंट अलग चीज़ है। अभी फ़िलहाल हम रिट्रेंचमेंट पढ़ रहे हैं, जब अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले ऑफ ही है। वंस ये ले ऑफ आप अगर समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रीज़न कि ले ऑफ क्या है, वाई कंपनीज हमेशा ले ऑफ का वर्ड क्यों यूज़ करती है। जैसे कि एमएनसीज है, ले ऑफ मतलब क्या है ना कि वो खुद को बेचारा बताती है। कंपनी ये बताती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, या फिर अभी फ़िलहाल हम लोग उस सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं जिसके लिए हमने लोगों को एम्प्लॉय किया था, तो वो ले ऑफ में आ जाता है। और एमएनसीज यूजुअली ले ऑफ के कैटेगरी में ही कैंडिडेट्स को निकालती हैं, बिकॉज रिट्रेंचमेंट में एक ये भी बात आ जाती है कि अगर उनको फिर से, क्योंकि एमएनसीज में तो वैकेंसीज हमेशा आती रहती है, तो वापस उनको उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ेगा जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो एमएनसीज जो होंगी ना वो रिट्रेंचमेंट में कभी नहीं जाएंगी। बट जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको रिट्रेंचमेंट में जाना पड़ता है एज पर दी रूल, क्योंकि उनकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो हाफ गवर्नमेंट है और कभी कभी हाफ प्राइवेट है। तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये रूल है कि 300 के प्लस एक तो उनके पास वर्कर्स होते हैं, तो वो तो ऑब्लिगेशन में ही आ जाते हैं कि उनको पहले परमिशन लेनी होती है, फिर ही वो रिट्रेंचमेंट करेंगे। तो ले ऑफ जो है वो ज़्यादातर एमएनसीज एक्सेप्ट करती है, बट आजकल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो कंपनियां भी ले ऑफ करती है अगर उनके पास रीजंस हैं वैलिड, ये दिखाने के लिए कि हमारे, देखिए तो ये जो ले रीजंस ऑफ की, ले ऑफ हाँ सॉरी हाँ। आप बोलिए। तो मतलब मैं ये जैसे मैं ये आज पढ़ रहा था, तो मुझे इसमें भी पता चला कि ले ऑफ में भी दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट हाँ, गवर्नमेंट। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। व्हेन एचआर कम्स टू मी एंड टेल मी दैट कि हम लोग ऐसा ऐसा सोच रहे, तो क्या मैं इन रिटर्न ये पूछ सकता हूँ कि मेरे, क्या आप मुझे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग दे सकते हो, क्या रीजन है, क्या नहीं, क्या सब? हाँ हाँ, आप सर्टनली पूछ सकते हो, बट ऑब्वियसली वो लोग भी रीजन के साथ ही आते हैं। ऐसे ही तो वो आपको भी अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉयज भी एजुकेटेड हैं और एम्प्लॉयर्स भी एजुकेटेड है, और इतनी बड़ी कंपनी विदाउट एचआर पॉलिसीज ऐसे कुछ भी काम करेगी भी नहीं। तो वो लोगों के पास अभी, नहीं, कुछ ये कुछ तो सिनेरियो में क्या ऑडिटर्स के होता है। हाथ में है ना दिखाना कि कितना लॉस है और कितना प्रॉफिट है। हम्म, तो वो तो जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसा उनको दिखाना होगा वैसे दिखाएंगे। वो बहुत तरीके हैं ना उसके ये दिखाने के कि कंपनी हाँ के वो भी पास कैश कुछ कुछ फ्लोस है केस या में नहीं है। कुछ 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 केस में, जैसे मतलब मेरी एक फ्रेंड है मेरे कंपनी में, उसको ना हम्म। वॉलेंटरी खुद से पेपर डालने बोला था हाँ, बोलते हैं ऐसा। एचआर ने। तो हम्म। हाँ, खुद से बोला था उसको, तो हम लोग ने तो एज अ फ्रेंड उसको सजेस्ट किया था नहीं कर, तो पर पता नहीं मतलब आई मीन, तो वो देखिए केस ऐसा में वो सब उसको लीगल इंडस्ट्रीज में तरीके से भी कर होता सकते है। हैं। हाँ नहीं, ऐसा सब इंडस्ट्रीज में होता है, इसीलिए तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है 2020 लेके आई है। वो क्यों लेके आई है गवर्नमेंट हाँ ये कोड? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एटलीस्ट कॉम्पेंसेशन तो मिले, और कुछ नहीं। चलो वो बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद दूसरी जॉब ले लेंगे, बट उनको कॉम्पेंसेट तो हो। उनका जो नुकसान होगा तुरंत तो उनको मिलेगी नहीं दूसरी जॉब, भले ही वो उनमें केपेबल होंगे तो भी वो जाएंगे ढूंढेंगे, 1 महीना 1.5 महीना तो लगेगा। तो इसीलिए ही ये कॉम्पेंसेशन जो अमाउंट मिलता है, तो ये अच्छा अमाउंट होता है। ये सिर्फ 15 दिन की सैलरी नहीं होती है, 15 दिन की सैलरी नहीं, इनटू वो नंबर नंबर ऑफ ऑफ ईयर्स ईयर्स ऑफ है सर्विस। हाँ, आपने कितने साल आपने काम किया है। इनटू। हम्म। हाँ मतलब 15 दिन इंटू 12 इंटू नंबर ऑफ डेज। नहीं, 15 दिन की सैलरी फॉर एग्जाम्पल 15,000 है, तो 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो अगर आपने 10 साल काम किया तो 10 हाँ तो इंटू 15,000, मंथ से भी मतलब तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई करना रुपया। पड़े, मंथ हाँ, से भी। मतलब 1.5 लाख रुपया आपको हाँ मिल तो जाएगा। 30। जिसकी 15,000 सैलरी है ना, नहीं, उसको 1.5 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिलेगा। हाँ तो वो तो महीने की सैलरी हो गई, राइट?
15 दिन की, तो नहीं, 12 हाँ, महीना 15 दिन हुए, की, तो हाँ 12 महीना हुए साल में। हाँ हेलो, हाँ हाँ। आप मतलब समझो महीने के 15 दिन के आपको पगार मिलेगा, बराबर, 15 रिट्रेसमेंट दिन के का केस में। इंटू तो नंबर ऑफ 12, ईयर्स ऑफ सर्विस, 15 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। अभी किसी बंदे की सैलरी 30,000 है, तो उसकी 15 दिन की सैलरी हुई 15,000, लेकिन वो 10 साल से काम कर रहा है, बराबर, तो 15,000 इंटू 10 हाँ, उसको मिलेगा 1.5 लाख रुपया। तो 10 में इंटू 12 भी होगा ना, अगर वो क्योंकि 12 नंबर ऑफ ईयर्स मंथ कंप्लीट भी किए तो आएगा होंगे, ना उसमें। नहीं मंथ नहीं, ईयर्स, कितने ईयर्स उसने कंप्लीट हाँ, किए हैं, वो भी कंटिन्यूअस सर्विस के। 2 साल किए हैं तो दो ही, 5 किए तो 5, 20 साल किए हैं तो 15,000 इंटू 20। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो कि साल में से खाली 15 दिन ही पकड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं या बता रही हूँ कि महीने का फॉर्मूला 15 क्या दिन है। का? फॉर्मूला क्या है अच्छा, रिट्रेंचमेंट का, कॉम्पेंसेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि किसी की भी 15 दिन की बेसिक सैलरी ले लो। मतलब अगर आप किसी की सैलरी 20,000 है महीने की, तो 15 दिन की सैलरी कितनी हुई? 10,000 इंटू 10,000, हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड इंटू सर्विस, उसने कितने साल काम किया है कंपनी में। 10 साल काम किया है तो 10,000 इंटू 10, बीस हाँ, साल काम किया है तो 10,000 इंटू 20, एक ही साल काम किया है तो 10,000 इंटू 1। अच्छा, ओके, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली ये सब केस में हर एक एम्प्लॉय को एक फॉर्मल कम्युनिकेशन रखना चाहिए, कितना भी कोई भी प्रेशर किया तो, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब ये। यस यस यस। और कंपनियां भी ऐसे गलत कर नहीं सकती है, उनको भी पता है कि कॉम्पेंसेशन देना होता है, चाहे एम्प्लॉय मांगे या नहीं मांगे, चाहे एम्प्लॉय को इस बारे में नहीं भी पता है, तो भी अगर आप एक ठीक ठाक कंपनी में है, तो वो जो है वो रिट्रेंचमेंट अगर कर रही है एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तो उनको भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और उसके हिसाब से वो कॉम्पेंसेट भी करती है। और कॉम्पेंसेशन ही ताकत है। लॉ इसीलिए ही बना है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई भी किसी को आके कभी भी निकाल नहीं पाए, ऐसा। तो ठीक है, retrenchment is a sensitive and significant aspect of industrial relations law while it allows employers to restructure their workforce। तो रिट्रेंचमेंट ऐसी चीज है जहां पे किसी को अपने वर्कफोर्स को रीस्ट्रक्चर करना है इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। द लॉ इंश्योर्स दैट सच पावर इज एक्सरसाइज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड फेयरली। तो लॉ ये देखता है कि ये भी उनको जो पावर दिया है गवर्नमेंट ने कि चलो आप रिट्रेंचमेंट कर तो सकते हो, एटलीस्ट किसी को निकालना है निकाल तो सकते हो, भले ही कॉम्पेंसेशन देके। तो वो क्यों दिया है? क्योंकि उनको भी हक है अपनी कंपनी में, अगर उनसे कभी कुछ रीस्ट्रक्चर करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो वो कंपनी के लिए भी बेनिफिट है उनको कि हाँ ठीक है, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट दे हैव अ चांस टू रीस्ट्रक्चर देयर वर्कफोर्स। अगर उनको चाहिए कि हमको पूरा चेंज करना है पूरा वर्कफोर्स को, या नए कुछ सेक्टर स्टार्ट करना है, या कोई भी उनके पास जो भी रीज़न है, तो ये जो है वो कॉम्पेंसेशन दे के, नोटिस दे के, री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी रिट्रेंचमेंट में मिलती है। क्योंकि वो उनको अगर कंपनी को लगता है बाद में कि वापस अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी वैसे सिमिलर चीज़ की, तो वो वापस उनको 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी री एम्प्लॉयमेंट का ऑफर दे सकते हैं। फिर वो एम्प्लॉय के ऊपर है, अगर उसको ऑफर लेना है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कंटिन्यू कर सकता है वहाँ पर जहाँ पर भी उसकी करंट जॉब हो। तो basically by balancing industrial efficiency with social justice, retrenchment provisions play important role, crucial role in promoting industrial harmony and protecting workers rights। तो वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्रेंचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसा ही ले ऑफ है। ले ऑफ इज अ टेम्पररीली इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ले ऑफ ऐसी चीज़ है जहाँ पे एम्प्लॉयर बताता है कि मैं टेम्पररी इनेबल हूँ, टेम्परली मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, वैसे तो हमारी कंपनी की एसेट्स बहुत अच्छी है, वैसे तो हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है, बट फिलहाल अभी मेरे पास एबिलिटी नहीं है कि मैं उनकी सैलरीज पे कर सकूँ। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल। तो वो रीज़न ऐसे बताते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, फंड्स नहीं आए हैं, या फॉरेन कंट्री में फंड्स फंस गए हैं, या जो भी उनको रीज़न देना होगा। अनलाइक रिट्रेंचमेंट, layoff does not terminate the employment relationship। तो layoff में क्या होता है? layoff में टर्मी रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट नहीं होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। तो ये सिर्फ सस्पेंड करते हैं, प्रोवाइड वर्क फॉर सर्टन पीरियड, कुछ टाइम के लिए वो बोलते हैं
कि आप लोग कुछ टाइम के लिए आपको ले ऑफ दे रहे हैं. द कंसेप्ट ऑफ ले ऑफ एम्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स फेसिंग जेन्यून डिफिकल्टीज. अभी ये ले ऑफ का कंसेप्ट भी आया इसीलिए है ताकि सही में भी अगर किसी को डिफिकल्टीज हो कंपनी को, उनके लिए आया है. बट बहुत कंपनियां इसका अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं. एंड वर्कर्स हु डिपेंड ऑन वेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड. अभी कोई कंपनी है जो सही में किसी को जॉब नहीं, मतलब उनको सैलरीज ही नहीं दे पा रही है, उनका कुछ भी जो भी उनकी डिफिकल्टीज चल रही है, फाइनेंशियल जेन्यून डिफिकल्टीज चल रही है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप ले ऑफ दे सकते हो उन अपने स्टाफ को. कुछ टाइम के लिए आप चाहे तो आप उनको बोल सकते हो कि आप दूसरे जगह कहीं जॉब देखो. द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ आर गवर्न्ड बाय सेम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 IRC 2020. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ तो 2T में है. इंडस्ट्रियल कोड 2020 डिफाइंस ले ऑफ एज फेल्यूर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर की एबिलिटी नहीं है उसको सैलरी देने की, उसके खर्चे उठाने की, एम्प्लॉयमेंट देने की. फेलियर, रिफ्यूजल या इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अ वर्कर हुज नेम इज बॉर्न ऑन मस्टर रोल्स, जिसका नाम मस्टर में है. ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हु हैज़ नॉट बीन रिट्रेंच. जो रिट्रेंच हो गया है उसका ले ऑफ नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी निकल चुका है. तो जिनका नाम रजिस्टर में है, जो पेरोल में है, उनमें से ही किसी को अगर सैलरी नहीं दे पा रही है कंपनी फॉर जेन्यून रीजंस, तो ऐसे रीजंस के लिए वो ले ऑफ दे सकती है. तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, पावर नहीं है, उनको पता है इस एरिया में पावर नहीं आएगा 2 महीने तक, 1 साल तक, कुछ भी. ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे मशीनरी ही ब्रेक डाउन हो गई है. अब मशीनरी को ठीक होने में या नई मशीनें आने में, उसको ऑर्डर प्लेस करने में, जर्मनी से आने वाली है मशीन, तो उसको 3 महीने भी लग सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी ले ऑफ दे सकती है उन स्टाफ को टेम्पररीली कि आप 3 महीने के लिए कहीं और जॉब देख लो, क्योंकि हम तो आपसे काम करवा नहीं पाएंगे, तो सैलरी दे नहीं पाएंगे, वेजेस दे नहीं पाएंगे, तो आप कहीं और काम करो तब तक, और फिर जब हमारे यहाँ पे मशीनरी आ जाएगी देन वी विल बी गिविंग यू अ कॉल. तो एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, अगर स्टॉक नहीं है उनके पास, नेचुरल कैलेमिटी कुछ हुई है, अर्थक्वेक हुआ है, कुछ और हुआ है ऐसा जहाँ जिसकी वजह से कंपनी ब्रेक डाउन हो गई है और सही में भी वो जेन्यून रीज़न की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, और एनी अदर कनेक्टेड रीज़न, कोई और रीज़न, तो दस ले ऑफ इज टेम्पररी इन नेचर एंड डज नॉट अमाउंट टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. तो ले ऑफ एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी है इन नेचर, ये एज पर बुक्स है. बट रियल में क्या होता है, जब कंपनी किसी स्टाफ को ले ऑफ देती है तो वो तो 3 महीने के लिए कहीं और जॉब करेगा, वापस वहाँ से निकलेगा तो उसका CV का प्रोफाइल खराब होगा. तो बेटर है कि वो वहाँ उस कंपनी को छोड़ ही देता है और फिर वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, क्योंकि इनका पता भी नहीं है कि ये टेम्पररी पीरियड कितने टाइम चलेगा, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, कितने महीने नहीं पता. असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ले ऑफ. फॉर सिचुएशन टू अमाउंट टू ले ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. द वर्कर्स नेम मस्ट बी देयर ऑन मस्टर रोल्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. तो कंपनी में उसका नाम मस्टर रोल में होना चाहिए, कंपनी के पे रोल पे वो बंदा होना चाहिए, तो ही उसको ले ऑफ जो है उसका होगा. और वर्कर मस्ट नॉट बी रिट्रेंच और डिसमिस्ड. उसका रिट्रेंचमेंट ऑलरेडी हो गया है तो फिर से उसका ले ऑफ कैसे करेंगे, और अगर कोई ऑलरेडी डिसमिस है तो भी उसका ले ऑफ नहीं होगा. एम्प्लॉयर मस्ट बी अनेबल और अनविलिंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. तो अब एम्प्लॉयर जो है वो अनेबल हो, या तो फिर उसमें का एबिलिटी नहीं है कि वो उसको एम्प्लॉयमेंट दे सके, या फिर विलिंगनेस नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि उसको एम्प्लॉयमेंट दे, मतलब उसको डिसकंटिन्यू करना चाहता है वो. इनएबिलिटी मस्ट बी ड्यू टू जेन्यून रीजंस बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल. बट अगर इनएबिलिटी है, वो क्यों नहीं दे पा रहा है, तो वो जेन्यून रीज़न की वजह से होना चाहिए. द एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड अंडर कोड. तो ले ऑफ जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा अंडर दिस कोड. इंडस्ट्रियल जो कोड है उसके हिसाब से, 2020 कोड के हिसाब से, अगर ले ऑफ कोई दे रहा है तो वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ही होगी. अ राइट ऑफ एम्प्लॉयर टू ले ऑफ. एम्प्लॉयर के पास राइट है कि वो वर्कर्स को ले ऑफ कर सकता है.
कैसे? द स्टैंडिंग ऑर्डर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट परमिट सच ले ऑफ। कब कर सकता है? जब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ परमिट कर रहा है तो जब आप कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर साइन कर रहे हैं, ऑफर लेटर साइन कर रहे हैं, तब आप उसमें देखिए कि ले ऑफ का कोई क्लॉज है या नहीं। तो यूजुअली कंपनीज स्मार्टली क्लॉज डाल देती हैं कि जब हम चाहेंगे तब आपको ले ऑफ कर सकते हैं 1 मंथ का नोटिस देके या जो भी कुछ होगा। तो फिर ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो ही ले ऑफ हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में ले ऑफ की कोई बात ही नहीं है तो नहीं हो सकता। द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आर स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी कंपनी को। द पावर टू ले ऑफ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, सबको नहीं मिला हुआ है ले ऑफ कर। हर कंपनी अपने स्टाफ को ले ऑफ नहीं करती बैठेगी, तो इसमें स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन अगर ले ऑफ देना ही है, किसी को जॉब से टर्मिनेट कराना ही है, तो ले ऑफ का कॉम्पेंसेशन कितना होगा? तो वो कॉम्पेंसेशन सेक्शन 67 IRC 2020 में बताया गया है। प्रोवाइड्स फॉर ले ऑफ कॉम्पेंसेशन द वर्कर हु हैज़ कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। किसी ने 6 महीना काम किया और उसको कंपनी ले ऑफ दे रही है, तो वो पहली बात तो ले ऑफ के डेफिनेशन में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको कोई कॉम्पेंसेशन ही नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 1 साल पूरा उसने एक कंपनी में काम किया है तो ही वो ले ऑफ के कॉम्पेंसेशन के लिए एंटाइटल्ड है। अब कॉम्पेंसेशन क्या होगा? 50% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। तो जो उसका बेसिक वेजेस है एंड डियरनेस अलाउंस है, उसका बेसिक वेजेस 10,000 है, प्लस उसको और कुछ डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, ट्रैवल ये वो जो भी है, 20 टोटल मिला के फॉर एग्जांपल उसको 5,000 और डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, बेसिक सैलरी 10,000 है, तो उसका 50%, ये दोनों को मिला के 10 + 5 15,000 का 50%, 7,500 उसे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। इट इज़ पेबल फॉर ऑल डेज ड्यूरिंग विच द वर्कर इज़ लेड ऑफ एक्सेप्ट वीकली हॉलीडेज। अब ये जो है ये कैसा होता है? ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में फ़र्क है। ले ऑफ में अगर किसी को कंपनी ले ऑफ दे रही है, 6 महीने का ले ऑफ दे रही है, तो पूरे 6 के 6 महीने की सैलरी उनको देनी होगी, बट पूरी नहीं, आधी। हर महीने आधी सैलरी मिलेगी कॉम्पेंसेशन, जब तक वो उसको वापस नहीं बुला लेते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने आपको बोला है कि आप 3 महीने के लिए ले ऑफ पे जाओ और आपकी सैलरी 90,000 है, तो आपको हर महीने कंपनी 45,000 देगी जब तक वो आपको काम पे वापस नहीं बुला लेती। एक्सेप्ट फॉर वीकली हॉलीडेज़ का सैलरी नहीं मिलेगा आपको। और यूजुअली जितने आप फॉर एग्जांपल, ये भी कंडीशंस है, इसमें नहीं लिखी है, बट कंडीशंस ये है कि फॉर एग्जांपल आप यूजुअली हर महीने 22 दिन ही प्रेजेंट होते हो, बाकी दिन आप एब्सेंट होते हो, तो उस हिसाब से वो लोग देखेंगे कि आपको यूजुअली कितनी सैलरी मिलती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है, उसका 50% आपको हर महीने मिलेगा। तो ले ऑफ में ये है कि आपको हर महीने कॉम्पेंसेशन मिलता है जब तक आपको वापस नहीं बुलाया जाता। लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या है? आपको ये 1 टाइम कॉम्पेंसेशन मिलता है इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। जितना आपने कंप्लीटेड सर्विस किया है उसका उतने साल का एक ही साथ, ग्रेचुटी के जैसा है वो रिट्रेंचमेंट जो है। बट ले ऑफ जो है वो आपको उन सब दिनों के लिए मिलेगा जितने टाइम के लिए आपको ले ऑफ का टाइम दिया गया है। मैक्सिमम पीरियड क्या है? ले ऑफ कॉम्पेंसेशन इज पेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 45 डेज इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ये मैक्सिमम पीरियड है कि 12 मंथ्स में ले ऑफ का कॉम्पेंसेशन जो होगा वो 45 डेज इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के पूरे दौरान मैक्सिमम ऑफ 45 डेज का आपको ले ऑफ मिलेगा। इन इफ द ले ऑफ एक्सीड्स 45 डेज, अगर ले ऑफ का पीरियड 45 डेज से ज़्यादा है, एम्प्लॉयर में रिट्रेंच द वर्कर। लेकिन आप हमेशा उसको नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा ले ऑफ अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं चला सकते वो लोग। तो एम्प्लॉयर जो है वो उसको बुलाएगा, बोलेगा कि हम तुझे वापस तो नहीं रख पा रहे हैं, तो इस ले ऑफ को हम रिट्रेंचमेंट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वो आपको 1 टाइम कुछ भी अमाउंट जो भी देंगे, जो भी कॉम्पेंसेशन देंगे, इतने साल काम किया, 15 डेज का सैलरी टोटल करके, तो वो जो है वो 1 टाइम अमाउंट उनको रिट्रेंचमेंट प्रोविज़न के हिसाब से उनको पैसा देना होगा। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ले ऑफ बोल के छूट जाएगी कि चलो 15 दिन का सैलरी दे देंगे, 1 महीने 15 दिन का दिया, दूसरे महीने 15 दिन का दिया, तीसरे महीने 15 दिन का दिया, टोटल हुआ 45 डेज। तो 45 डेज से ज़्यादा तो वो दे भी नहीं सकते। तो अगर 45 डेज से ज़्यादा फिर से उनको देने की नौबत आई ले ऑफ की,
तो कंपनी ये बोलेगी कि आप आ जाइए और आपको रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस के मुताबिक आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। हाँ बोलिए मुकुंद जी। पुनः मुझे यही डाउट है एक्चुअली। देखो कैसा, यूजुअली कंपनी ले ऑफ बोल के करा देती है, ठीक है, हाँ। तो उसको वापस आना तो उसका कुछ मतलब बनता नहीं, ठीक है, करेक्ट। और उसको कुछ बेसिक पे का कुछ तो जो 50% है वो दे देती है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये केस में तो ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए, राइट, हाँ एज पर करेक्ट करेक्ट। तो हम जो होता पढ़ क्या रहे हैं, है ना, राइट। होता क्या है ना कि एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि हमको रिट्रेंचमेंट के प्रोविजन भी हम पर लागू होंगे। तो अगर आपका ले ऑफ का पीरियड जो है वो 45 डेज से ज्यादा है, जो हमेशा होता है, तो ऐसे केसेस में मतलब आपको 45 डेज का अमाउंट जो है वो मिल चुका है। कैसा होगा कि 15 दिन का, ये है नहीं, ना, बहुत बिफोर कॉम्प्लिकेटेड है, बिफोर मैं आपको समझा रही हूँ। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, बिफोर यू हम्म। गो अहेड, हम्म। यूजुअली ले ऑफ कुछ सर्टेन पीरियड तक होता है, ये मेरे को पहली बार मालूम पड़ रहा है बाय लर्निंग दिस। नहीं ओके, नहीं, आई टेल यू, तो पीरियड अभी तक फिलहाल नहीं ये, होता है। कैसा होता है, आई टेल यू, देखिए कैसा है कि अभी हम हमारा एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ और आप हमारी कंपनी में मैनेजर हो, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मुकुंद जी, आप है ना ले ऑफ के लिए चले जाइए, वी आर नॉट एबल टू गिव यू सैलरीज, और हम आपको बताएंगे कि कब तक आपको वापस आना है, ठीक है। अब आपकी हाँ, बट सैलरी ऐसा है। नहीं होता यूजुअली। हाँ हाँ, नहीं यूजुअली होता है, हम हमारा जो एग्जाम्पल से एमएनसी, समझते हैं, हाँ, हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ कि या प्लीज प्लीज। कितना ये होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 1 लाख है, ठीक है। तो अभी आप ले ऑफ के लिए गए, कल से आप ले ऑफ के लिए गए, ठीक है। तो फेब्रुवरी मंथ की यूजुअली आपकी सैलरी है 1 लाख, लेकिन मैं आपको कितना दूंगी, 50,000, क्योंकि 15 डेज का सैलरी मुझे देना है एज अ कॉम्पेंसेशन। तो मैं आपको घर बैठे 50,000 करेक्ट। दूंगी। ये हो गई 15 डेज की सैलरी। फिर फरवरी के बाद मार्च आया, करेक्ट। मार्च में मैंने आपको फिर से 15,000 दिया, तो अब टोटल हो गई 30 डेज की सैलरी। 15 दिन पहले, नेक्स्ट 15 दिन सेकंड मंथ में, फिर थर्ड मंथ में, फरवरी मार्च अप्रैल, वापस अप्रैल आया। अब अप्रैल में भी मैंने आपको 15 डेज की सैलरी दे दी, 50,000 घर बैठे। अब मैंने आपको टोटल करेक्ट। 45 डेज की सैलरी दे चुकी हूँ। महीने 3 हुए हैं बट हाँ। सैलरी 45 डेज की दे चुकी हूँ। तो जब मेरी 45 डेज की सैलरी दे चुकी हूँ एज अ ले ऑफ कॉम्पेंसेशन, तब आप मेरे पास आ सकते हो और बोल सकते हो अभी आप मुझे वापस ले लो। लेकिन मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि नहीं, आई कैन नॉट टेक यू बैक। तो आप मुझे बोलोगे ठीक है, मुझे आप रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन दे दो, और फिर मुझे आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब एम्प्लॉय हैज टू गो बैक आफ्टर 45 days, हाँ। दैट्स व्हाट यू थिंक। यस। आफ्टर 45 डेज नहीं, बट आफ्टर ऐसा, रिसीविंग सैलरी ऑफ 45 डेज, आफ्टर रिसीविंग कॉम्पेंसेशन अच्छा, फॉर 45 डेज। अभी यहाँ पे देखो 45 डेज में बट आप नहीं आए यूजुअली, मेरे पास, फेब्रुवरी हाँ, मार्च अप्रैल के बाद आए, जब आपको 45 डेज की करेक्ट, सैलरी मिल चुकी, ऐसा। हाँ। हाँ, बट यूजुअली मतलब ये कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है, बट ले ऑफ बोला तो कैसा, हाँ भाई चल तेरा मेरा खत्म हो गया, ये हाँ तेरा वो दो तो महीने अभी, का सैलरी है, और अभी हाँ कर। हमेशा ही ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा एक्चुअल हो रहा है। सिनेरियो। हाँ, हाँ। एक्चुअल सिनेरियो तो अलग ही होता है, एंड जो बुक्स में है वो अलग ही होता है, और क्योंकि लोगों को भी पता है कि वैसा है। बट हाँ, अगर कोई एम्प्लॉय बोलता है, एम्प्लॉयज को बोलना चाहिए जाके कि आप हमको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी दो, और उनका ले ऑफ एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ले ऑफ बोल के कि चलो हमको तो कंपनी निकाल रही है एंड ठीक है, जो भी मिल गया वो ले लो और निकलो। तो वैसा नहीं है। लेकिन उसमें कैसा है ना, ये अगर आपको इसमें ये भी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च और अप्रैल, 3 महीने मैंने आपको सैलरी दी विदाउट कमिंग टू ऑफिस, विदाउट डूइंग एनीथिंग। इन 3 महीनों में आपने कोई और जॉब ज्वाइन कर ली, तो फिर आपका कोई हक नहीं है हाँ। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मांगने का। हाँ, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। बट मैं ये हाँ। बोलना चाह यस। रहा हूँ कि हाँ। जो लॉ एज पर लॉ है समथिंग एल्स है, बट हो कुछ और यस। अलग रहा है मतलब इंडिया में यस। ऐसा, ऐसा हाँ बोलने वो का तो, तरीका। बट हाँ वो ऑफिशियली तो हम इंडिया लोग की अगर बात कोई नहीं भी है, एचआर हर अगर जगह बोलता ऐसा ही है, होगा। हाँ। हाँ, अगर यूजुअली मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट अगर कोई भी हम्म। मतलब समझो मेरे को आके बोलता है कि ले ऑफ कर रहे हम्म। हैं, तो मेरा हम्म। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, भाई कितने दिन के लिए कर रहे हैं, हाँ। यस। ठीक है। तो अगर क्योंकि वो ले बोलता है ऑफ नहीं हैज टू बी परमानेंट ले ऑफ है, टेम्पररी। तो मैं, हाँ, हाँ, ले तो ऑफ आप हैज टू बी बोलिए कि ये टेम्पररी, ले अगर ऑफ नहीं वो नहीं है। बोल, हाँ। हाँ, तो ये ले ऑफ नहीं है, आप तो कॉम्पेंसेट करो। हाँ,
कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा एज पर रिट्रेंचमेंट लॉ, नहीं तो फिर चलो कोर्ट में। सही है, ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। प्लीज कैरी ऑन। या केसेस वेयर ले ऑफ कॉम्पेंसेशन इज नॉट एप्लीकेबल। कौन से केसेस में ले ऑफ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा? वर्कर को कोई ले ऑफ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा अगर इफ ही रिफ्यूजेस अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर इन सेम एस्टेब्लिशमेंट। अगर एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि आप है ना दूसरे डिपार्टमेंट में आपको हम जॉब दे रहे हैं, आप वो वाला जॉब कर दो, आपने बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने आपको ऑफर दिया जॉब का, आपने नहीं लिया। तो कंपनी के पास भी अलग अलग टेक्ट और तरीके हैं। ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट अपॉइंटेड टाइम। उसको एक वर्कर उसको काम दिया कि दूसरे डिपार्टमेंट में आके आप अगर यहाँ पे अकाउंट्स देख रहे हो तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके आप अकाउंट्स पेबल देखो और आप कल से जॉब पे आ जाना। वो टाइम पे नहीं आया तो भी वो ले ऑफ के कॉम्पेंसेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसको नहीं मिलेगा, एंटाइटल नहीं है। ले ऑफ इज ड्यू टू स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक की वजह से ले ऑफ हुआ है, मतलब उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। स्लो डाउन बाय वर्कर्स, वर्कर्स ने खुद ही स्लो डाउन, स्ट्राइक के भी बहुत तरीके होते हैं, वर्कर्स जानबूझ के कोई कोई स्लो डाउन स्ट्राइक करते हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं बट वो काम करते नहीं है, वो काम इतना स्लो करते हैं तो कोई उनको कोई कुछ बोल भी नहीं पाती है कंपनी कि आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हो, तो वो जानबूझ के स्लो डाउन कर लेते हैं काम। तो काम स्लो डाउन कर लेते हैं तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, और उस वजह से अगर ले ऑफ हुआ है, मतलब लोगों एम्प्लॉयज़ की वजह से ही एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ता है, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों को ही वहाँ पर काम करने वाले उन्हीं के ही जो साथ वाले होते हैं उनको फेस करना पड़ता है ले ऑफ। तो ऐसे केसेस में भी उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। दे आर नॉट एंटाइटल टू एम्प्लॉयमेंट, सॉरी दे आर नॉट एंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन, ले ऑफ कॉम्पेंसेशन, क्योंकि उनकी ही गलती है, उन्होंने ही जानबूझ के स्ट्राइक और स्लो डाउन किया है। उन्होंने नहीं तो उनके दोस्तों ने किया, उनकी टीम ने किया है, मतलब कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है वो। परमिशन फॉर ले ऑफ इन लार्ज स्टैब्लिशमेंट, तो जैसे रिट्रेंचमेंट है वैसे ही सेम ले ऑफ के लिए परमिशन लेना पड़ता है अगर कंपनी में 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो सिमिलर है ये भी कि परमिशन कब देगी गवर्नमेंट, जब वो देखेगी कि रीज़न जो है वो जेन्यून है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयर सही में इतनी नहीं है कि वो उनको सैलरीज दे पाए, और वर्कर्स का इंटरेस्ट भी सिक्योर हो रहा है, वर्कर्स को भी कॉम्पेंसेशन दे रही है, देने के लिए रेडी है, और पब्लिक इंटरेस्ट भी, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि एक एरिया के अचानक से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी देखना ज़रूरी है गवर्नमेंट को बिफोर गिविंग द डिसीशन और परमिशन to allow the layoff. If government fails to communicate its decision within the prescribed time, अगर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखी कंपनी ने और गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं दिया, स्पेसिफाइड टाइम है कुछ 45 डेज 60 डेज, उतने दिन में गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया तो उस जवाब को हाँ माना जाएगा। परमिशन इज डीम टू हैव बीन ग्रांटेड। अभी ये भी बोलने जैसा नहीं है बट होता है ऐसा कि गवर्नमेंट जवाब ही नहीं देती है, तो फिर या जानबूझ के कंपनी ऐसे करती है कि उनको बोलती है आप जवाब मत दो, हाँ भी मत बोलो ना भी मत बोलो। तो रूल ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही है काम की वजह से, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जवाब नहीं दे पा रहे हैं काम की वजह से, तो परमिशन है उनको कि डीम टू हैव बीन ग्रांट, उनको ऐसा है कि परमिशन मिल गई, अज्यूम करेंगे कि हमको परमिशन मिल गई, और फिर वैसे ही ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट है, तो ले ऑफ टेम्पररी है, डज नॉट टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट। ले ऑफ टेम्पररी है, हमेशा ही टेम्पररी ही होगा, उनको उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन ख़त्म नहीं होता है ले ऑफ में, जबकि रिट्रेंचमेंट जो है वो परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है। ले ऑफ में कॉम्पेंसेशन 50% ऑफ वेजेस मिलता है हर महीने जब तक ले ऑफ है, और रिट्रेंचमेंट में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो एक ही बार मिलता है, 15 डेज ऑफ सर्विस पर ईयर ऑफ सर्विस, जितने भी साल उसने काम किए हैं मल्टीप्लाइड बाय 15 दिन का सैलरी। कंक्लूजन ये है कि ले ऑफ इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म अंडर लेबर लॉ दैट अलाउज एम्प्लॉयर्स टू डील विथ टेम्पररी इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल डिफिकल्टीज विदाउट परमानेंटली टर्मिनेटिंग वर्कर्स। ये सुविधा कंपनियों को क्यों दी गई है कि अगर आपके यहाँ पे टेम्पररीली कुछ फंड्स का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, जगह का प्रॉब्लम है, अर्थक्वेक हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है ऐसा, तो आप ले ऑफ दे सकते हो, उनको परमानेंटली मत निकालो, आप थोड़े टाइम का ले ऑफ दे दो।
तो ऐसा कंपनी को मैकेनिज्म जो है वो लॉ ने दिया है फ़ायदे के लिए उनके, ना कि उसका अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए. And at the same time, the Industrial Relation Code 2020 safeguards workers by providing compensation. तो लोग कंपनीज के लिए तो ये बेनिफिट है कि अगर उनके पास फंड्स नहीं है, कोई भी रीज़न है, तो वो वर्कर्स को टेम्पररीली ले ऑफ दे सकते हैं. और लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए ये है सेफ गार्ड प्रोटेक्शन कि उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है. ऐसे नहीं कि उनको निकाल दिया थोड़े टाइम, मतलब जितने भी टेम्पररी पीरियड के लिए, तो वो घर पे बैठे रहेंगे तो उनको कुछ नहीं हो, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. तो उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलता है और उनके भी जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स है वो भी बैलेंस होते हैं. तो गवर्नमेंट दोनों तरफ से ही लॉ ऐसा बनाती है कि दोनों का जो है वो राइट और प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्टेड हो. नाउ व्हाट इज़ क्लोजर? तो क्लोजर में तो कंपनी बंद हो गई तो बात ही ख़त्म हो जाती है. क्लोजर रेफर्स टू अ परमानेंट शटिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर खुद अपनी कंपनी बंद करता है परमानेंटली, तो उसको क्लोजर बोलते हैं. अनलाइक ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, closure brings an end not only to employment of workers but also to the business itself. तो क्लोजर हो गया तो एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो गया. बिकॉज क्लोजर हैज़ सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वर्कर्स, लेबर लॉज रेगुलेट इट टू प्रिवेंट आर्बिटरी एक्शन. तो क्लोजर जो है उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं. वर्कर्स आर्बिटरी एक्शन ले सकते हैं, आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं, कॉम्पेंसेशन के लिए मांग कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स सही में अफेक्ट होते हैं. द प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लोजर्स आर गवर्न्ड बाय IRC कोड 2020. तो इसका मीनिंग सेक्शन 2 में ही है, 2M में है ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. क्लोजर द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अ पार्ट देयर ऑफ. पूरा बिजनेस क्लोज होना या उसका कोई एक डिवीजन क्लोज होना. तो परमानेंट क्लोजर हो रहा है. अगर एक कंपनी उसमें A, B, C 3 अलग अलग फैक्ट्री है, तो सिर्फ A फैक्ट्री का क्लोजर हो रहा है तो भी वो क्लोजर है, तीनों का क्लोजर हो रहा है तो भी वो क्लोजर है, कोई 2 का क्लोजर हो रहा है तो भी वो क्लोजर है. परमानेंटली क्लोज हो रहा है उसका पार्ट या उसका पूरा ही प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्लोजर है. द असेंशियल एलिमेंट इज परमानेंसी. वो परमानेंट क्लोजर होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बंद किया फिर वापस दूसरा नाम बदल के वो लोग चेंज करके और वापस कंपनी खोल लेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए. परमानेंट होगा तो ही वो क्लोजर के डेफिनेशन में आएगा. इफ द शटिंग डाउन इज टेम्पररीली इट मे अमाउंट टू ले ऑफ. अगर टेम्पररीली शट डाउन कर रहे हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ दे दो, फिर वो क्लोजर में नहीं आएगा. अब क्लोजर के एलिमेंट्स क्या हैं? असेंशियल एलिमेंट्स फॉर एन एक्शन टू अमाउंट टू क्लोजर फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. देयर मस्ट बी अ क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट प्लेस क्लोज होनी चाहिए. क्लोजर परमानेंट होना चाहिए. क्लोजर जो है वो पूरे स्टैब्लिशमेंट का या उसके किस हिस्से का क्लोजर होना चाहिए. डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय एम्प्लॉयर. खुद डिसीजन लेना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयज़ ने बोल दिया कि चलो कंपनी बंद कर देंगे. क्लोजर रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स. उस क्लोजर की वजह से एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होगा. एम्प्लॉयज़ को जॉब से जॉब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कंपनी बंद हो जाएगी, एंटिटी ही क्लोज हो जाएगी. टाइप्स ऑफ क्लोजर, कंप्लीट क्लोजर भी हो सकता है, पार्शियल क्लोजर भी हो सकता है. एंटायर कंपनी बंद हो गई परमानेंटली तो कंप्लीट क्लोजर. किसी एक यूनिट को परमानेंटली क्लोज किया गया तो उस यूनिट, उस डिपार्टमेंट को पार्शियल क्लोजर बोलेंगे जो क्लोज हुआ है. नोटिस ऑफ क्लोजर सेक्शन 74 IRC 2020 में देना होता है. प्रोवाइड्स दैट द एम्प्लॉयर इंटेंडिंग टू क्लोज डाउन एन अंडरटेकिंग मस्ट सर्व अ 60 डेज प्रायर नोटिस. गवर्नमेंट को 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है. ऐसे नहीं कि जाके बोल देंगे हमको क्लोजर करना है. 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर क्लोजर. तो प्रोविजन अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट. ये सब के लिए है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर. तो नोटिस किसको देना है? 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो ही उनको गवर्नमेंट को नोटिस देना है. स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट आर एग्जेम्प्टेड. स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको गवर्नमेंट को 60 डेज नोटिस नहीं देना है. हाँ, स्टाफ को दे सकती है वो, बट गवर्नमेंट को नहीं देना है. फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300 और मोर वर्कर्स प्रायर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी. क्लोजर के लिए वापस यही वही रीज़न है कि जेन्यून रीज़न होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, पब्लिक इंटरेस्ट, ओवरऑल इंडस्ट्री के कंडीशन देखने चाहिए. तो
वापस ये भी वही है कि अगर कोई ऑर्डर का जवाब नहीं आया गवर्नमेंट से तो समझ जाना कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, परमिशन दे दी है। प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं दिया, 60 डेज नोटिस दिया हमने और 60 डेज में जवाब नहीं आया तो समझ जाओ कि परमिशन मिल गई। क्लोजर कॉम्पेंसेशन सेक्शन 75 के हिसाब से क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर कोई कंपनी क्लोज हो रही है, तो ये सेम है जो ग्रेचुटी में है, जो रिट्रेंचमेंट में है। तो जब भी परमानेंटली कुछ क्लोज हो रहा है, जैसे रिट्रेंचमेंट में परमानेंटली है, ग्रेचुटी में भी परमानेंटली कोई जॉब छोड़ता है तो ही उसको ग्रेचुटी मिलती है, वैसे ही क्लोजर है। ले ऑफ तो टेम्पररी है, उसकी बात अलग है, इसलिए उसका कॉम्पेंसेशन अलग है। बाकी सब जगह कॉम्पेंसेशन यही है, 15 डेज का एवरेज पे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यू कितने साल काम किया है, पहले 2 साल किया, 3 साल छोड़ दिया, वापस 2 साल किया, तो अभी कंटिन्यू कितने साल किया, 2 साल, तो उतना ही मिलेगा। वो बीच के 3 साल काउंट नहीं होंगे। कंटिन्यूसली कितने साल काम किया, कंटिन्यूस 12 साल काम किया तो 12 साल का 12 साल इंटू 15 डेज का सैलरी, उतना उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा अगर कोई कंपनी क्लोजर में जा रही है तो। कॉम्पेंसेशन इज पेएबल इवन इफ द क्लोजर इज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। भले ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, कोई कुछ भी रीज़न हो जो अवॉइड नहीं कर सकते, नेचुरल कैलामिटी को छोड़ के, अगर कोई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बियॉन्ड है, फिर भी उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सिवाय के नेचुरल कैलेमिटी है, अर्थक्वेक है और कुछ फ्लड है, ऐसे कुछ रीजंस की वजह से उनको परमानेंटली क्लोज करना पड़ा, तो फिर जो है वो एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेशन क्लोजर का नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट इन एस्टेब्लिशमेंट में ही एक्सीडेंट हो गया, इट कैन बी फायर एक्सीडेंट और एनी अदर कोई मशीनरी रिलेटेड एक्सीडेंट, एम्प्लॉयर का ही डेथ हो गया तो आपको कॉम्पेंसेशन कौन देगा। लेकिन ये कब, जब अगर एम्प्लॉयर प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, तो द कॉम्पेंसेशन में बी लिमिटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ द कोड। तो कॉम्पेंसेशन जो है प्रोविजन ऑफ कोड के हिसाब से होगी। अब क्लोजर और लॉकआउट में क्या फ़र्क है, तो क्लोजर जो है वो टेम्पररी शटिंग डाउन ऑफ प्लेस है, और लॉकआउट क्या है, लॉकआउट तो ये है कि जो हम स्ट्राइक के साथ पढ़ते हैं हमेशा, कि स्ट्राइक कैसे होते हैं कि वर्कर्स काम को बंद कर देते हैं टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर्स। तो लॉकआउट क्या है, कंपनी खुद, एम्प्लॉयर्स खुद टेम्पररीली काम को, फैक्ट्री को बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए टू प्रेशराइज द स्टाफ, टू प्रेशराइज द वर्कमैन। तो ये तो टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क एज अ वेपन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एम्प्लॉयर्स एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, तो लॉकआउट कोई परमानेंट शटिंग नहीं होता है, वो फॉर द टाइमिंग के लिए वो बंद करते हैं कि चलो अभी बंद करेंगे, ऐसा मतलब प्रोटेस्ट एक तरह का दिखाने के लिए। क्लोजर एंड्स द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्लोजर होता है तो ऑब्वियसली कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी नहीं रहेगी। लेकिन लॉकआउट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिर जुडिशियल केसेस हैं। और क्लोजर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल क्लोजर, अगर इलीगल क्लोजर किया तो क्या होगा, कंपनी को क्लोजर में भी डिक्लेयर्ड इलीगल, वर्कर्स को पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा चाहे वो इलीगल हो तो भी। पेनल एक्शन होगा अगेंस्ट एम्प्लॉयर, और गवर्नमेंट में ऑर्डर री इंस्टेटमेंट और रिलीफ। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप कंपनी वापस री इंस्टेट करो या फिर जो भी रिलीफ है वो प्रोवाइड करो टू एम्प्लॉयर्स एंड ऑल द रिलेटेड पार्टीज, जो भी क्रेडिटर्स डेटर्स हैं सबको। अब इसमें ये डिस्टिंक्शन दिया है, बहुत सिंपल है कि कॉम्पेंसेशन इसमें ले ऑफ में 50% ऑफ एजेस मिलता है, इसमें 15 डेज का पे पर ईयर जितने साल भी काम किया, क्लोजर में भी 15 ईयर्स पर ईयर कितने दिन काम किया, इसमें बिजनेस कंटिन्यू, इसमें बिजनेस कंटिन्यू, इसमें बिजनेस एंड। एम्प्लॉयमेंट ले ऑफ में कंटिन्यू, इन दोनों में ख़त्म हो जाती है क्योंकि ले ऑफ टेम्पररी होता है, ये दोनों परमानेंट होते हैं। ये बहुत अच्छे से दिया है, टेबल से समझ में आ जाएगा। फिर कंक्लूजन हमें लिखना है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑलरेडी हमने कल किया है या परसों परसों किया था शायद, तो वो देख लो आप कि क्या है। मेन यही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स जो है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, उसके टर्म्स को नेगोशिएट करने के लिए जो ट्रेड यूनियन की टीम होती है उसके पास पावर होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, बेसिकली नेगोशिएट करने का, कोई भी चीज़ों को, वर्किंग कंडीशन को, वेजेस को, वर्किंग आवर्स को, कोई भी चीज़ को। द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन के लोग ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टी के बिहाफ पे। ट्रेड यूनियन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस बेयरर्स या जो भी लोग होते
होते हैं वो बार्गेनिंग के लिए आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिकॉज वो कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ होल टीम, होल एम्प्लॉयज़। तो विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीचिंग ऑन वेज एग्रीमेंट ऑन वेजेस, वर्किंग कंडीशन या कोई और चीज़ के लिए। तो इसमें डिस्कशन होता है, नेगोशिएशन होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड एग्रीमेंट होता है। तो कहीं एक पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, एक पार्टी एडजस्ट करेगी, फिर लास्ट में एग्रीमेंट होगा कि हाँ, एग्रीमेंट होगा मतलब दोनों एक चीज़ में एग्री करेंगे कि ये कंडीशंस, ये कंडीशंस एक्सेप्ट हुई। तो असेंशियल एलिमेंट्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। वर्कर्स जो है वो ट्रेड यूनियन उनके अपने बिहाफ पे ट्रेड यूनियन को भेजेंगे, जो कि उनके बिहाफ पे जाके खुद को प्रेजेंट करेगी। फिर नेगोशिएशन होगा, फिर एग्रीमेंट होगा, दोनों का कलेक्टिव एग्रीमेंट होगा किसी पॉइंट पे। बायलैटरल प्रोसेस होगा, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से भी कोई आएगा, एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी आएंगे, वर्कर्स की तरफ से भी आएंगे। और कंटिन्यूटी है, इट्स अ ऑन गोइंग एंड डायनामिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो हमेशा होगा जब भी कोई भी डिस्प्यूट होगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है कि फेयर वेजेस और बेनिफिट्स मिले एम्प्लॉयज़ को, और टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले से डिसाइड हो। इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी हर आंसर में आता है, ये लिख ही लो आप। टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऑब्वियसली पीस एंड हार्मनी की बात है तो डिस्प्यूट को प्रिवेंट करेंगे तो ही ये होगा। टू प्रोवाइड वर्कर्स इन अ वॉइस इन अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में वर्कर्स की आवाज़ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स के लिए बोलती है। टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन हो। फिर अगेन क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती है, तो ये बड़ा आंसर है इसीलिए हमको थोड़ा एलाबोरेट करके लिखना है कि वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, हेल्थ सेफ्टी, प्रमोशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स क्या क्या है, एक तो कंजक्टिव, कोऑपरेटिव, प्रोडक्टिविटी और कंपोजिट। कंजक्टिव क्या होगी, जो वेजेस और जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी। कोऑपरेटिव क्या होगी, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करेगी। और अगर प्रोडक्टिविटी से वेजेस से रिलेटेड है, लिंक वेजेस विथ प्रोडक्टिविटी, कि जितनी प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से तो वेजेस दो, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर्स उसके हिसाब से वेजेस होना चाहिए, तो वो प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बार्गेन हुई। कंपोजिट बार्गेनिंग में सब कुछ मिक्स कंपोजिट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, पहले तो प्रिपरेशन एंड डिमांड फॉर्मुलेशन, वो लोग डिमांड क्या क्या है वो लिखते हैं। फिर नेगोशिएशन करते हैं बिटवीन द पार्टीज। फिर सेटलमेंट होती है कहीं ना कहीं, और एग्रीमेंट होता है। सेटलमेंट के बाद एग्रीमेंट होता है कि जो जो टर्म्स एग्री हुए वो, फिर उस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। लास्ट में रिव्यू और रिन्यूअल, अगर रिन्यूअल की ज़रूरत है तो रिन्यू करते हैं, और अगर रिव्यू की ज़रूरत है, उस डिसीजन को वापस एक बार रिव्यू करना है तो वो रिव्यू करते हैं। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स इंटरेस्ट, negotiating with management, educating workers about their rights, preventing unfair trade labor practices, maintaining discipline among the employees। अभी उसको ट्रेड, जो ये हमने कल किया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंडिया में क्या लीगल रिकॉग्निशन है। पहले तो आईडीए में है 1947, जो अभी आईआरसी 2020 हो गई है। फिर ट्रेड यूनियन में भी हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ा है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो अभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बन गया है 2020। तो आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। वो हक है एसोसिएशन बनाए, ट्रेड यूनियन बनाए, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करे ऑन बिहाफ ऑफ वर्कमैन। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। फिर एडवांटेजेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वापस वही है। लिमिटेशंस है। फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस भी बेसिकली यही है। हम लोग को अभी बहुत सारे मुझे लगता है पेजेस बाकी हैं, तो इसको कल कंप्लीट करेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस भी कर लिए ना हमने, तो मतलब सही है। ये एक, मुझे ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए, ऐसा नहीं है, बट ये जो कर लिया ना हमने, तो ये बहुत सारे टॉपिक्स को, मेजर टॉपिक्स को कवर करता है। एंड सिंस ये बड़े आंसर्स दिए हैं तो इसी में से ही शॉर्ट नोट आते हैं, और वी ऑलवेज गेट ऑप्शन ऑल्सो के NE4 जो भी है, NE5 मैंने देखा नहीं है इतना, बट हमेशा ऑप्शंस तो रहते ही है, तो इट्स गुड। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कल ही करते हैं अभी। और है उसमें ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी हमने ऑलरेडी किया है। चलो, थैंक यू एवरीवन। सबसे तो ज़्यादा मुकुंद जी के आपने इंटरेक्ट